नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के जितने भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जितने भी आपके जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और ये डिस्कशन का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, ये डिस्कशन का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमने इस आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीके जीएस का लेवल वही रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो TCS का एक पैटर्न है, तो वो अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम और साथ ही RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करंट अफेयर से पूछा गया था कि इनमें से किस देश में वर्ष 2019 के दौरान विश्व का सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या अनुपात दर्ज किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था आपके CBT 1 के एग्ज़ाम में। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 2019 के दौरान विश्व का सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या अनुपात वो कतर में दर्ज किया गया था। कहाँ दोस्तों? कतर में दर्ज किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पित्त रस जो स्रावित होता है वो कहाँ पर होता है, तो वह यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है, जबकि इसका स्रावित जो श्रवण होता है वह यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने ऑप्शन की बात करें हृदय की, तो हृदय दोस्तों हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय वो हृदय में मानव रक्त की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार औसतन धड़कता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें मस्तिष्क की, तो दोस्तों मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। वही मेनिंजाइटिस और अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क वो प्रभावित होता है। मस्तिष्क का वजन भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क का जो वजन होता है वो औसतन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, 1350 से 1400 ग्राम के बीच औसतन आपके मस्तिष्क का वजन होता है। वहीं मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के वो 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें वृक्क यानी कि किडनी की, तो दोस्तों किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों किडनी के अध्ययन को वो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के अध्ययन को। और किडनी का जो आकार होता है वो सेम के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? सेम के आकार का होता है। और इसका वजन अगर हम बात करें कि किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम के करीब किडनी का वजन होता है। मनुष्यों में कितनी किडनियां होती हैं, तो 2 किडनी होती हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वो समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे डैश द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मैक जो कंप्यूटर है वो किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि मैक जो एक पर्सनल कंप्यूटर है वो एप्पल कंपनी द्वारा वो निर्मित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा डेल, यानी कि डेल एक वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कंपनी है। जैसा कि आपने देखा होगा जो लैपटॉप होते हैं यानी कि जो पीसी होते हैं
उसका निर्माण जो है वो डेल कंपनी द्वारा किया जाता है। साथ ही आइसर भी एक जो है लैपटॉप की कंपनी है और एचपी भी जो है एक लैपटॉप की कंपनी है। साथ ही एप्पल, आपको पता ही होगा, ये जो है एप्पल की कंपनी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका जो मैक पर्सनल कंप्यूटर है वो एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों एप्पल से आपको एक पॉइंट करंट अफेयर से रिलेट करके याद रखना है कि विश्व का पहला फ्लोटिंग जो है एप्पल स्टोर कहाँ निर्मित किया गया है। तो दोस्तों विश्व का पहला फ्लोटिंग जो है एप्पल स्टोर जो है सिंगापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? सिंगापुर में स्थापित किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके CBT 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों विक्रम संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है वो लगभग 56.7 वर्ष जो है वो आगे है। कितना दोस्तों? 56.7 वर्ष आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि भारत में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा संवत है, तो भारत में जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है वो शक संवत प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में जो है की गई थी और कनिष्क के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58 BC में की गई थी। कब दोस्तों? 58 BC में की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 56.7 वर्ष हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है, इसमें आपको बताना था। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रुक्मिणी देवी जो है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो अमृता शेरगिल हैं, जैमिनी रॉय हैं और साथ ही नंदलाल बोस जो हैं वो चित्रकला से संबंधित हैं। ये ऑड वन आउट था, एक तरह का जो है वो जीके भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हो, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया होगा तो आपका जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे। तो यह क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित था, जो आपके CBT 1 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों भारत के जो 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है दोस्तों, भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह है, इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो RKS भदौरिया हैं। कौन दोस्तों? RKS भदौरिया हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के पहले CDS कौन है, ठीक है दोस्तों, भारत के पहले CDS, दोस्तों CDS का पद जो है वो हाल ही में जो है बनाया गया है, जो कि तीनों सेना का जो है प्रमुख होता है। CDS जो होता है वो तीनों सेना का प्रमुख होता है। और भारत के जो पहले CDS हैं वो जनरल बिपिन रावत हैं। कौन दोस्तों? जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले CDS हैं, इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या प्रमुख बात करें, तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। कौन दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे हैं वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष। वहीं अगर हम बात करें कि गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो के नटराजन हैं। कौन दोस्तों? के नटराजन जो है वर्तमान में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि एस जयशंकर वर्तमान में क्या हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने पेपर में इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ट्री फॉग के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपके CBT 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और दोस्तों मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट जो है RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, साथ ही CBT 2 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे जो है अपना क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करती है और जो RRC ग्रुप डी का पैटर्न है सेम इसी CBT 1 के पैटर्न पर फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है।
तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्री फॉग के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हाइला है उसे ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा किराना टिग्रीना, तो इससे भी आपको याद रखना है कि मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, तो राना टिग्रीना होता है। ठीक है दोस्तों, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। और मेंढक जो होता है उसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो मेंढक में जो है वो 3 चैम्बर पाए जाते हैं उसके हृदय में। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना था कि कौन जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है वो मोहिनीपट्टनम है, और आपका जो ऑप्शन है वो मोहिनी अट्टम है, उड़ीसी है, भरतनाट्यम है और धमार है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धमार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धमार जो है वो शास्त्रीय लोक नृत्य नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। जो आपके शास्त्रीय लोक नृत्य हैं वो एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, उड़ीसी हो गया, भरतनाट्यम हो गया। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम हो गया, आपका कथकली हो गया। ठीक है, कथकली भी आपका एक जो है शास्त्रीय लोक नृत्य है, और मणिपुरी भी जो आपका एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। केरल के अन्य जो प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, काईकोट्टी कली हो गया, थिरायोट्टम हो गया और पुल्ली कली, ये जो है केरल का लोक नृत्य होता है। उड़ीसी लोक नृत्य जो है जैसा कि आपको नाम से पता होगा कि उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था, यह आपके CBT 1 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको आपको याद रखना है कि बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का वास्तविक नाम। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि बाबर जो था वो उसका जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, फरगना में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या, उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या दोस्तों, उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है दोस्तों, और इनकी माता का नाम जो था वो कुतुलुब निकार था। क्या दोस्तों, कुतुलुब निकार जो था ये बाबर की माता का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और बाबर जो था दोस्तों, बाबर ने जो है 1507 ईस्वी में जो है वो पादशाह की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है पादशाह की उपाधि धारण करी थी। और भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो 1519 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, और वहीं हम बात करें कि चौथा आक्रमण कब किया था, तो चौथा आक्रमण जो किया था वो 1524 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें बाबर ने अपना 5वां आक्रमण कब किया था, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने अपना 5वां आक्रमण किया था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर जो है इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, और जिसे पानीपत के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इन जितने भी पॉइंट को मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। नेशनल पार्क से संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 1936 में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, और ये किस लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए की गई थी, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बंगाल टाइगर, यानी कि बंगाल टाइगर की प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आपको यह याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो इसको भी आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से जो है वो राम गंगा नदी गुजरती है। ठीक है दोस्तों, राम गंगा नदी गुजरती है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो भारत का पहला समाचार पत्र जो कौन था? बंगाल गजट था। और यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो ये शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें बंगाल गजट समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको भी आपको याद रखना है कि जेम्स ए हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जेम्स हिक्की के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में। और उस समय अगर हम बात करें कि भारत का जो गवर्नर जनरल था 1780 में, वो कौन था? तो 1780 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करें 1857 की, दोस्तों 1857 से आपको हमेशा एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कब हुई थी? तो यह 10 मई 1857 ईस्वी को जो है वो मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 1857 की क्रांति में जो पहले शहीद हुए थे सबसे पहले, वो कौन थे? वो मंगल पांडे थे। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा समाचार पत्र के संस्थापक थे। इसके साथ ही इन्होंने केसरी समाचार पत्र भी शुरू किया था, जो कि किस भाषा में था? जो कि मराठी भाषा में था। इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकमान्य के नाम से जो है बाल गंगाधर तिलक को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इससे आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करी थी? तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी की शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में जो है, जो कि 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन, उसके विरोध में जो है ये लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आपको हर जो है एग्जाम में रेलवे की ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो संविधान से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 से संबंधित आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 72 है उसके तहत जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमा देने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 74 के तहत किसका प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 75 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो है वो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपसे याद रखना है। और वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 356 के तहत जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को जो है वित्तीय आपातकाल की शक्ति भी प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था कि जुलाई 2020 में मंगल के लिए होप प्रोब अभियान किसने शुरू किया? तो दोस्तों जुलाई 2020 में जो है वो मंगल अभियान यानी कि होप मिशन की शुरुआत किसने करी थी? तो इसको आपको याद रखना है
कि जो यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसने जुलाई 2020 में होप मिशन की शुरुआत करी थी जो कि मंगल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, वहीं इस मिशन में जो है यूएई की मदद किस देश ने करी थी, तो इस मिशन में यूएई की मदद जो है वो जापान के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित होगा, तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो है वो भी यूएई में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यूएई की कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी है। ठीक है दोस्तों, और भारत की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आंसर हो जाएगा वो जिनेवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। और अगर हम बात करें कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 8 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। और अगर हम बात करें रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी डुनांट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरी डुनांट के द्वारा रेड क्रॉस समिति का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। और ये जो है अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखें तो पहले पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, और इन सारे क्वेश्चन को आप अपने पेपर में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में मिले तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके CBT 1 में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मैं इस NTPC CBT 1 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ है उससे संबंधित वीडियो बनाऊँ तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।